बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंशाल्लाह हम हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने लेक्चर एंड तक देख लिया ना तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आपका हर कंसेप्ट, हर कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे पहले जो पहला लेक्चर था डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर मैंने क्या पढ़ाया? फ्रेम्स पढ़ाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर टाइप्स पढ़ाए जिस तरह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो काइंडली अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो उसको लाजमी देखना है, क्योंकि वहां पर तमाम चीज जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने बहुत डिटेल समझाया, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था? वो मेनली क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, वो क्लासिकल फिजिक्स की तमाम चीजों को एक्सप्लेन करता था। तो मेनली क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम क्या करते हैं? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जी का मतलब क्या है? जनरल, टी का मतलब क्या है? थ्योरी, आर का मतलब क्या है? रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसका हमारे बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो हमारी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है, हमारी बुक में जो मेनली एक्सप्लेनेशन गिवन है वो किसके बारे में है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पॉइंट बताता हूँ। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है? ये हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या नॉन इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास क्या है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उनके प्रॉब्लम को क्या करते हैं? उन तमाम प्रॉब्लम्स को ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। आसान अल्फाज में क्या है? जो हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये तमाम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप कहोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको मैंने डिटेल से पहले लेक्चर में पढ़ाया है। तो आसान अल्फाज में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस प्रॉब्लम के बारे में हमें बताती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। अब हमारे पास क्या आ गई? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये किस प्रॉब्लम के बारे में हमें बताती है? ये हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस चीजों के बारे में बताती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस चीजों के बारे में बताती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जनरल क्या है मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया। अब क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमारे पास मेनली दो पोस्टुलेट है। ये दो पोस्टुलेट तमाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। अब असल अल्फाज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। और कब दिया था आइंस्टाइन ने? 1905 में दिया था। तो याद रखना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने दिया था। और कब दिया था? 1905 में दिया था। अब देखना पहला पॉइंट क्या है? पहला पोस्टुलेट क्या है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आसान अल्फाज में जो फिजिक्स के लॉज है, वो लॉज ऑफ ऑप्टिक्स भी हो सकते हैं, लॉज ऑफ मैकेनिक्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लॉज। तो आसान अल्फाज में जो भी फिजिक्स के लॉज है ना, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या पहला पॉइंट हमें क्या समझा रहा है? कि लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे? सेम होंगे। किसमें? ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी आपके साथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे ना, तो वहां पर लॉज ऑफ फिजिक्स आपको सेम रिजल्ट देगा। लॉज ऑफ फिजिक्स का आंसर क्या होगा? डिफरेंट नहीं होगा। तो आसान अल्फाज में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर कोई भी चीज रेस्ट की हालत में होगी तो उसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रही होगी तो हम भी क्या कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास
एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई भी चीज जा रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अगर कोई भी चीज क्या होगी, रेस्ट की हालत में होगी तो उसका भी क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। तो दोनों कंडीशन में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, अभी यहां पर थोड़ा एक पॉइंट आपको समझाया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो पहला पॉइंट हमारे साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताता है कि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे, सेम होंगे तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास लेट्स सपोज मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है, कंजर्व आ रही है, मोमेंटम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी क्या होगी, मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इसी वजह से पहला पॉइंट हमारे साथ क्या समझा रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम रिजल्ट देंगे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले पॉइंट को हम आसान अल्फाज में क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। एग्जाम्पल से पहले पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब एक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सही है, ट्रेन किससे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो आसान अल्फाज में उस ट्रेन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आसान अल्फाज में ये कौन सा फ्रेम बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही है। तो ट्रेन हम कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो ट्रेन हमारे पास क्या बना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। यहां पर मैंने लिखा भी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, जीरो। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अब इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, इनसाइड द ट्रेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप। अब ट्रेन के अंदर बैठे हो और वो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ट्रेन के अंदर बैठे हो, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, अपने बाल इस तरह ऊपर फेंका। क्या, बाल आपने इस तरह ऊपर फेंका। पहला रिजल्ट, पहला क्या है, इनसाइड द ट्रेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, अपने बाल को इस तरह, एक हाथ पे आपके साथ इस तरह बाल पड़ा हुआ है, अपने इस बाल को इस तरह ऊपर फेंका। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फॉल डाउन टू द फ्लोर। अपने बाल को इस तरह ऊपर फेंका और वो बाल क्या है, नीचे वापस फ्लोर पर गिर गया या आपके हाथ पर गिर गया, सही है। तो इस केस में जब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपने जी की वैल्यू फाइंड की ना, जी की वैल्यू जब आपने मेजर की, उसकी पैमाइश की, तो आपके साथ जी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना, तो अपने बाल को इस तरह फेंका और वो बाल वापस नीचे क्या है, जमीन पर गिरा। तो जब आपने उस बाल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू जब फाइंड की, तो आपके साथ उसकी वैल्यू कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। पहला एग्जाम्पल हमारे पास, इसका जो पहला एग्जांपल का पहला पार्ट है वो हो गया। अब देखना, ट्रेन इज एट रेस्ट एट द स्टेशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब पहला कंडीशन तो हमने पढ़ा, ट्रेन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, आपने ट्रेन के अंदर बाल को ऊपर फेंका, बाल वापस नहीं फ्लोर पर गिरा। आपने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर की, आपके साथ वैल्यू कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जो ट्रेन है वो स्टेशन पर खड़ी है, वो रेस्ट की हालत में, ट्रेन खड़ी है, अभी तक क्या है, रवाना नहीं हुई है, ट्रेन स्टेशन पर रेस्ट की हालत में। फिर से उसी तरह देखना, यू ड्रॉप द सेम बाल, आपने फिर से उसी तरह सेम बाल को क्या है, फेंका, ड्रॉप किया, अगेन फॉल स्ट्रेट डाउन। आप वो बाल क्या है, आपने फिर जो ट्रेन है वो स्टेशन पर खड़ी है रेस्ट की हालत में, आपने फिर से वही बाल उठाया, ऊपर फेंका और वो बाल फिर से उसी फ्लोर पर नीचे गिरा। अब देखना, इस केस में जब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर की, जब आपने जी की वैल्यू को मेजर की, आपके साथ जी की वैल्यू कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब ट्रेन रेस्ट की हालत में थी तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो था, तो आसान अल्फाज में तब भी ट्रेन क्या बनी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब क्या है, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही थी, तब भी ट्रेन क्या थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी। क्या थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो आसान अल्फाज में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो दोनों कंडीशन में, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, अगर ट्रेन रेस्ट की हालत में होगी या ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी, तो दोनों कंडीशन में ट्रेन क्या बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर है, एक क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, रेस्ट की हालत में। दोनों कंडीशन में जब आपने लॉज ऑफ फिजिक्स को अप्लाई किया, आपने एक बाल को फेंका, बाल वापस फ्लोर पर गिरा, दोनों कंडीशन में आपके साथ जी की वैल्यू कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहले पॉइंट की जस्टिफिकेशन है। पहला पॉइंट पोस्टुलेट हमारे साथ क्या बताता है कि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स, तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, आपको साथ सेम रिजल्ट देंगे। देखो, पहला ट्रेन कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था,
फिर ट्रेन रेस्ट की हालत में था। तो जो दोनों कंडीशन में हमने जब g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड की तो हमारे साथ क्या आ रहा था 9.8 मीटर पर। तो देखो आपको समझ आ गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज भी हो जाए तो हमारे साथ लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे, सेम रिजल्ट देंगे। लॉज ऑफ फिजिक्स का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब देखना, लॉज ऑफ फिजिक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर। जब आप एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। लॉज ऑफ फिजिक्स आपको वही आंसर देंगे। देखो पहला ट्रेन जो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था और फिर ट्रेन रेस्ट की हालत में था, दोनों कंडीशन में जब आपने बॉल ऊपर फेंका वो वापस फ्लोर पर गिरा। दोनों कंडीशन में जब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर की, जी की वैल्यू मेजर की, आपके साथ क्या आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आया, सेम आया। तो इससे हमें यह पता चला कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ फिजिक्स हमें क्या आंसर देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। सेम क्या देंगे, रिजल्ट देंगे। तो पहला पॉइंट हमारे साथ क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या समझा रहे, फिर से उसी तरह। दूसरा पॉइंट है आसान। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हर क्या होगी वैक्यूम में, आसान अल्फाज में वैक्यूम में क्या रहेगी, सेम रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ देयर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जर्वर है वो स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है या स्पीड ऑफ लाइट की अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तमाम ऑब्जर्वर के लिए, सोर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब इसका मतलब क्या है, डस्टर किधर गया, ये अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट सपोज एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या दे रहा हूं ना, लेट सपोज एक यहां पर लेट सपोज एक गाड़ी है ना, एक कार 1 है और एक क्या है, कार 2 है। कार 1 कितनी स्पीड से जा रही है, ये लेट सपोज कुछ आगे है। कार क्या है, लेट सपोज 140 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है और दूसरी कार क्या है, लेट सपोज 120 मीटर पर सेकंड से जा रही। दोनों कार क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही। अब जब दो कार इस तरह सेम डायरेक्शन में जा रही, एक कार दूसरे को क्रॉस कर रही होती है ना, तो आपको देख रहे हो ना, जो गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है ना, आप दोनों को देखते हो स्पीड कितनी कम आपको नजर आ रही थी, बहुत कम स्पीड नजर आ रही थी। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट यहां पर आता है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर मैं इस कार 2 को देखूं, इसी कार 2 है ना, ये 120 से जा रही है और कार 1 किससे जा रही है, 140। जब मैं कार 2 वालों जो लेट्स सपोज मैं कार 2 में बैठा हूं, जब मैं कार 1 को देखूंगा तो मेरे साथ कार 1 की स्पीड बहुत कम हमें नजर आएगी। क्यों कम नजर आएगी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या कहती है, जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो 140 माइनस 120 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20। तो मुझे कार 1 की स्पीड कितनी, सिर्फ कितनी नजर आएगी, 20 आएगी, 20 मीटर पर सेकंड आएगी। क्योंकि 120 से मैं भी जा रहा हूं, वो 140 से जा रही, तो मैं इन दोनों के दरमियान जो फर्क होगा वो कितना होगा, हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड का होगा। अब लेट सपोज दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने आ रही, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, कितनी स्पीड से गुजरती है ना, इतनी स्पीड से गुजरती है ना। जब दोनों गाड़ी आपस में इस तरह क्रॉस करती है तो गाड़ी बहुत स्पीड से गुजरती है। तो इसी वजह से जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही होगी तब उस केस में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखना अब कंडीशन में चेंज करता हूं, फिर से उसी तरह कार 1 इस डायरेक्शन में जा रही है और कार 2 इस डायरेक्शन में जा रही है, ये केस 2 है। अब फिर से कार 1 की वेलोसिटी क्या है 20 और कार 2 की वेलोसिटी क्या है 50, सही है। अब ये दोनों दूसरे के अपोजिट, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही। अब मैं आपसे कहूंगा कार 1 की या कार 2 की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कार 1 जब कार 2 को देखेगा तो वो कहेगा कार 2 की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आसान अल्फाज में अगर कार 1 भी देखेगा तो दोनों की वेलोसिटी जमा हो जाएगी, 20 + 50 क्या हो जाएगा हमारे साथ 50, 60, 70। तो उसी तरह अगर कार 2 वाला देखेगा तो उसको भी वेलोसिटी कितनी लगेगी 70। जब दोनों अपोजिट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते तो आसान अल्फाज में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके साथ सोर्स, लेट सपोज एक लाइट की सोर्स है या लाइट आपके साथ गुजर रही है, तो अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हो
या लाइट से आवे जा रहे हो ना तो आपके साथ लाइट की स्पीड क्या होगी, ना तो उसमें वेलोसिटी ऐड होगी ना तो उससे वेलोसिटी माइनस होगी। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर लेट्स सपोज ये स्पीड ऑफ लाइट इस तरह जा रही है और आपकी गाड़ी इस तरह जा रही है, तो इस कंडीशन में जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर दो स्पीड ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रही तो फिर स्पीड ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होनी चाहिए, जमा होने चाहिए। मगर दोनों कंडीशन में याद रखना है, दोनों कंडीशन में यहां पर जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कांसेप्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट पर क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट का कांसेप्ट हमारे पास क्या है, थोड़ा मैंने लेंथी यहां पर हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट का कांसेप्ट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो दूसरा पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हमको किससे जाहिर करते हैं, c से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ मेजर्स स्पीड ऑफ लाइट कितनी उसने मेजर की, 3 × 8 मीटर पर सेकंड। एक बंदा है ना, वो अर्थ पर खड़ा है ना, अर्थ पर खड़ा है ना, उसने जो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर की तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब दूसरा बंदा है एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट है ना, सितारों पर लेट्स सपोज किसी और जगह है, सही, जमीन से ऊपर स्पेस में गए, सही, कहां पर गए, स्पेस पर गए। तो एक एस्ट्रोनॉट है मूविंग वेरी फास्ट इन अ स्पेसशिप, एक एस्ट्रोनॉट है जो क्या है, स्पेसशिप में बहुत स्पीड से जा रहा है, क्या है, फास्ट मूविंग इन स्पेसशिप। आल्सो मेयर, उसने भी जब स्पीड ऑफ लाइट को मेयर की तब भी उसकी वैल्यू कितनी आई, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन, फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो चाहे ऑब्जर्वर की स्पीड, ना तो ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड करता है, ना तो ऑब्जर्वर की मोशन पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे टुवर्ड द स्पीड आप जा रहे हो या अवे द स्पीड आप जा रहे हो। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये एग्जांपल हमें ये समझा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट, अगर ऑब्जर्वर लाइट की तरफ जाए या लाइट से अवे जाए, तो टुवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट, द मेजर्ड स्पीड डज नॉट चेंज, जो आपके साथ मेजर्ड स्पीड होगी लाइट की वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर ऑब्जर्वर लाइट की तरफ जाए या लाइट से अवे जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट हमने मेजर की ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां तक हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या कर दिया, कल मतलब पूरा कंसेप्ट उसका हमने पढ़ लिया था, जितना बुक में लिखा हुआ था, मतलब पूरा कंसेप्ट इसका हो गया। तो काइंडली अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना है, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।